नमस्ते। आज़ादी के इतने सालों में भारत एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज में से एक कैसे बन गया? ये कहानी सिर्फ आंकड़ों की नहीं है, बल्कि ये कहानी है बहुत बड़े बदलावों की और बहुत बड़ी चुनौतियों की। चलिए इस कमाल के सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक बहुत ही आसान सा सवाल कि एक इंसान की कमाई और एक पूरे देश की कमाई में आखिर क्या फर्क होता है। और जानते हैं, इसी सीधे से सवाल के जवाब में पूरे देश के विकास की कहानी छिपी हुई है। तो सबसे पहली बात, आखिर ये विकास, ये डेवलपमेंट होता क्या है? मतलब जब हम कहते हैं कि कोई देश तरक्की कर रहा है तो उसे नापते कैसे हैं? इसके लिए दो बहुत जरूरी पैमाने होते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी देश में हर एक इंसान की कमाई को जोड़ दिया जाए तो वो बन जाती है देश की नेशनल इनकम, यानी राष्ट्रीय आय। और फिर जब इस पूरी कमाई को देश की टोटल आबादी से डिवाइड करते हैं तो जो आंकड़ा मिलता है वो है पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति आय। सीधा सा मतलब औसतन एक इंसान कितना कमा रहा है। और हाँ, यही वो पर कैपिटा इनकम है जिसके आधार पर हम कहते हैं कि कौन सा देश डेवलप्ड है और कौन सा डेवलपिंग। अमेरिका, जापान जैसे देशों में आप देखेंगे कि ये एवरेज इनकम बहुत ज्यादा है, इसीलिए वो डेवलप्ड कहलाते हैं। वहीं भारत और चीन जैसे देश भले ही तेजी से आगे बढ़ रहे हों, पर अभी भी वो विकासशील यानी डेवलपिंग देशों की लिस्ट में ही आते हैं। तो सवाल उठता है कि भारत विकासशील की कैटेगरी में क्यों था? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, साल 1947 में, जब हमें आज़ादी तो मिली लेकिन विरासत में मिली एक, कह सकते हैं, पूरी तरह से बिखरी हुई अर्थव्यवस्था। असल में ब्रिटिश राज की पूरी पॉलिसी ही कुछ ऐसी थी जिसने भारत की अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। सिस्टम ऐसा बनाया गया था कि भारत से कच्चा माल, मतलब रॉ मटेरियल्स, सस्ते में इंग्लैंड भेजा जाता और फिर वहीं से तैयार माल यानी फिनिश्ड गुड्स महंगे दामों पर वापस भारत के बाजारों में बेच दिया जाता। हमारे अपने जो उद्योग थे उन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने ही नहीं दिया गया, और नतीजा था देश में फैली जबरदस्त गरीबी। जरा सोचिए, उस वक्त देश की 60% से भी ज्यादा आबादी की रोजी रोटी सिर्फ और सिर्फ खेती से चलती थी। इसका सीधा सा मतलब यह था कि देश की पूरी तरक्की एक तरह से मॉनसून के रहमो करम पर थी। अब इस बहुत बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आजाद भारत की सरकारों ने जो सबसे पहला और जरूरी कदम उठाया वो था देश की बुनियाद को मजबूत करना। और वो बुनियाद थी हमारी खेती, हमारी कृषि। उस वक्त भारत में खेती भी कई तरीकों से होती थी। कुछ किसान तो बस इतनी ही फसल उगाते थे कि उनका अपना परिवार पल जाए। इसे कहते हैं आत्मनिर्भर कृषि। लेकिन पूरे देश का पेट भरने के लिए ये काफी नहीं था। जरूरत थी गहन कृषि की, मतलब नई टेक्नोलॉजी, नए तरीकों का इस्तेमाल करके उसी जमीन से पहले से कहीं ज्यादा फसल निकालना। देखिए, भारत का जो खेती का पूरा साइकिल है वो मेनली दो मौसमों पर टिका है। एक है मॉनसून की खरीफ फसल और दूसरी है सर्दियों की रबी फसल। और देश की फूड सिक्योरिटी के लिए, मतलब सबको खाना मिल सके, इसके लिए इन दोनों ही सीजन में पैदावार बढ़ाना सबसे ज्यादा जरूरी था। और पता है, इन्हीं सारे सुधारों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि जो भारत कभी अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, वो अपने दम पर आत्मनिर्भर बन गया। फूड ग्रेन प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। ये आजाद भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी जीतों में से एक थी, इसमें कोई शक नहीं। तो ठीक है, खेती के मामले में तो हम आत्मनिर्भर हो गए। अब अगला कदम क्या था? विकास की अगली बड़ी छलांग, वो थी इंडस्ट्रीज लगाना, अपनी औद्योगिक क्षमता को बढ़ाना। देखिए, सदियों से भारत की एक पहचान उसके कुटीर उद्योगों से भी रही है। ये वो छोटे छोटे कारोबार थे जो घरों में ही चलते थे, जिनमें पूरा का पूरा परिवार एक साथ मिलकर काम करता था। लेकिन इसके बिल्कुल उलट, किसी भी देश की असली आर्थिक ताकत का पैमाना माने जाते हैं बड़े बड़े भारी उद्योग, जैसे कि आयरन और स्टील प्लांट्स। ये जो दो तस्वीरें हैं ये अपने आप में भारत के आर्थिक बदलाव की पूरी कहानी बयां कर देती हैं। एक तरफ हाथों से चलने वाले हमारे पारंपरिक उद्योग, और दूसरी तरफ देश की नई ताकत का सिंबल बने विशाल कारखाने। यही वो बड़ा बदलाव था, वो ट्रांसफॉर्मेशन था जो भारत को मॉडर्न वर्ल्ड में अपनी जगह बनाने में मदद कर रहा था। तो आखिर ये इंडस्ट्रीज लगाना इतना जरूरी क्यों था? देखिए, इसके कई बड़े फायदे थे। सबसे पहले, इससे खेती पर जो बोझ था वो कम होता। लाखों लोगों के लिए जॉब्स के नए मौके बनते।
देश अपना सामान बाहर बेचकर यानी एक्सपोर्ट करके विदेशी मुद्रा कमा सकता था। और इन सब का असर क्या होता? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता। इतनी तरक्की तो हुई, ये तो साफ है, लेकिन इस कहानी का एक और पहलू भी है। आज भी भारत के विकास के रास्ते में कुछ बहुत बड़ी रुकावटें हैं जो हमारी रफ्तार को कहीं ना कहीं धीमा कर रही हैं। आज के समय में अगर देखें तो भारत के सामने 5 सबसे बड़ी आर्थिक चुनौतियां हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? बढ़ती आबादी, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 1951 में भारत की आबादी थी 36 करोड़ और सिर्फ 50 साल में 2001 तक ये लगभग 3 गुना बढ़कर 102 करोड़ पर पहुंच गई। अब खुद सोचिए, जब आबादी इतनी तेजी से बढ़ेगी तो जाहिर है हर किसी के लिए रोजगार और बाकी संसाधन जुटाना कितना बड़ा चैलेंज बन जाएगा। गरीबी और बेरोजगारी, ये समझिए कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब किसी के पास काम नहीं होता तो वो अपनी बेसिक ज़रूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, इनको भी पूरा नहीं कर पाता, और नतीजा ये होता है कि वो इंसान गरीबी के एक जाल में फंसकर रह जाता है। ये एक बात बिल्कुल सटीक है कि निरंतर और अनियंत्रित मूल्य वृद्धि संपूर्ण अर्थव्यवस्था को संकट में डालती है। अगर इसे आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब है महंगाई, इन्फ्लेशन। जब चीज़ों के दाम लगातार बढ़ते जाते हैं ना, तो ये आम आदमी की कमर तोड़ देता है। क्यों? क्योंकि कमाई तो उतनी रहती है पर खर्चा बढ़ जाता है, और इसका सबसे बुरा असर किस पे पड़ता है? गरीबों पर। वो और गरीब हो जाते हैं। और आखिर में आता है भ्रष्टाचार। सीधा सा मतलब अपने निजी फायदे के लिए कायदे कानून को ताक पर रख देना। ये ना एक दीमक की तरह है जो देश के विकास की पूरी नींव को अंदर ही अंदर से खोखला करता जाता है, और इससे अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो और भी गहरी हो जाती है। तो कुल मिलाकर भारत ने वाकई एक बहुत लंबा सफर तय किया है। एक बेहद कमजोर अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भरता और फिर एक औद्योगिक शक्ति बनने तक का सफर। लेकिन जैसा कि हमने देखा, आज भी हमारे सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। तो असली सवाल अब यह है कि इन सारी बाधाओं को पार करने के बाद आने वाले कल का भारत आखिर कैसा दिखेगा।